हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा एंड आज की जो हमारी क्लास है ना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर तुम 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो तो ये क्लास तो इम्पॉर्टेंट होगी ही, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट्स के बारे में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई सारे फेमस केसेस रहे हैं जिन केसेस में से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस हमने यूपीएससी प्रीलिम्स में देखे हैं। उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को और उन केसेस की क्या वर्डिक्ट रहे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस पे क्या फैसला सुनाया, इन सभी बातों को आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये सारे ही वर्डिक्ट आप समझना चाहते हैं, किस वर्डिक्ट का क्या मतलब है, उसने हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव लेके आया, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि देखिए, आज के क्लास में हम सिर्फ उन केसेस को डिस्कस करेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारे संविधान में कुछ असर डाला, कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ा, कोई ना कोई बदलाव लेके आए। तो उन केसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कम से कम 20 ऐसे 20+ ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जिन्होंने हमारे संविधान में कुछ बदलाव लाए, जो कि हमारे यूपीएससी के इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि हम सबसे पहले कौन से केस से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला केस हो जाएगा हमारा शंकरी प्रसाद केस, जो कि 1951 में हुआ था। अब ये जो केस था इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है शंकरी प्रसाद वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या इशू था इस केस के अंतर्गत, ये पूरा ही जो केस था ये क्यों इतना हाईलाइट हुआ, क्यों इस केस को हम आज भी डिस्कस करते हैं इतने सालों के बाद। तो यहाँ पे जो इशू था, जो मेजर सवाल था, वो ये था, वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स और नॉट। यहाँ पे ये सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकें, मतलब कि उसमें बदलाव ला सकें। इस सवाल को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। अब इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 स्टेटिंग दैट फंडामेंटल राइट्स वर नॉट बियॉन्ड अमेंडमेंट। अब यहाँ पे ये बात कही गई कि जो पार्लियामेंट है ना, उसके पास ये अधिकार है अंडर आर्टिकल 368 कि वो यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं हमारे संविधान में। यहाँ पे हमारे संविधान को समय समय पे अमेंड कर सकते हैं, उसमें जो ज़रूरी बदलाव होते हैं उन्हें यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट ला सकता है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो भी तो एक प्रकार से हमारे संविधान का ही हिस्सा है। तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव यानी कि अमेंडमेंट्स जो हैं एक प्रकार से ला सकते हैं। द फंडामेंटल राइट्स वर नॉट बियॉन्ड अमेंडमेंट, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी अमेंडमेंट से परे नहीं है। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के जजमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जारी किया। हालांकि आगे चल के एक और बहुत फेमस केस आने वाला है जो कि इस वर्डिक्ट को यहाँ पे बदल के रख देगा, जो कि इस वर्डिक्ट से बिल्कुल ही हटके एक वर्डिक्ट जो है यहाँ पे सुनाने जा रहा है। उस केस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर यदि हम बात करें शंकरी प्रसाद केस की, तो शंकरी प्रसाद केस में यहाँ पे आर्टिकल 368 को हाईलाइट करते हुए ये बात कही गई कि हमारा जो पार्लियामेंट है उनके पास अंडर आर्टिकल 368 ये अधिकार होता है, ये शक्ति होती है कि वो यहाँ पे संविधान को अमेंड कर सके, यहाँ पे उसमें बदलाव ला सके समय समय पर। देन हमारा जो आज का दूसरा फेमस केस है वो केशवानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। ये जो एक ऐसा केस है ना जो कि काफ़ी फेमस केस रह चुका है, जिसके बारे में अगर कोई यूपीएससी प्रिपरेशन करता है तो वो तो सुनता ही है, साथ ही साथ यदि कोई प्रिपरेशन नहीं भी करता है तो भी किसी भी ना किसी तरीके से उन्होंने इस केस के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होता है। और इस पूरे ही केस को, मतलब ये पूरा ही केस जो हुआ था वो हुआ था 1973 में। अब ये क्या केस था, सॉरी गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे गिव मी अ सेकेंड प्लीज़, यहाँ पे एक लाइन जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। येस, आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। एक्चुअली ये जो इम्पोर्टेंट लाइन थी यहाँ पे वो यहाँ पे विजिबल नहीं थी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट ओवर हियर,
या इट्स मच बेटर नाउ। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पूरे ही केस की क्या की थीम हमें देखने को मिली, इट एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस पूरे ही केस ने हमारे संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जो कि काफ़ी फेमसली प्रिवेल करती है, उसे यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। अब चलिए आगे समझते हैं यहाँ पे क्या मतलब निकलता है इस पूरी ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत कहा गया दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट जो है हमारे संविधान को अमेंड कर सकता है, बदलाव ला सकता है, बट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते। हमारे संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है ना उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब कि अगर आप कहीं पे सर्च करने जाएं दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ब्रॉड सेंस में बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब निकलता है, क्या मीनिंग निकलती है, तो वो हो जाएगा प्रोटेक्टेड फंडामेंटल एलिमेंट्स लाइक, जैसे कि हमारे संविधान में डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, फेडरलिज्म को और जो इंडिविजुअल राइट्स फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी आप नहीं कर सकते। मतलब पार्लियामेंट के पास अधिकार तो है कि आप हमारे संविधान को अमेंड कीजिए, पर अमेंड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हमारे संविधान की डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, मतलब जो रिलीजियस फ्रीडम होती है, मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हमारा देश सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट, समान आदर, मान सम्मान प्रदान करने वाला है। किसी एक धर्म को यहाँ पे ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी पर्टिकुलर धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इस प्रकार की किसी भी पॉलिसी को आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक प्रकार से डिवीजन ऑफ पावर। अब ये जो डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में देखने को मिलता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में देखने को मिलता है। तो आप इस फेडरल स्ट्रक्चर को, इस फेडरलिज्म को भी किसी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते, बदल के नहीं रख सकते। साथ ही साथ हमारे देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों के जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, जिसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, मौलिक अधिकार भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हमारा पार्लियामेंट इन चीज़ों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकता। इन चीज़ों के अंतर्गत किसी भी प्रकार के बदलाव जो है वो नहीं ला सकता। मतलब आप बदलाव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आपको संविधान ये शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, उस बेसिक स्ट्रक्चर में ब्रॉड सेंस में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, इस प्रकार के कंसेप्ट आते हैं, इन चीज़ों के साथ आप छेड़खानी नहीं करेंगे। ये बात इस केस के अंतर्गत यहाँ पे साबित की गई। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ये कि मतलब पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट करेगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखने वाली ये हो जाती है कि ये जो वर्डिक्ट आया केस व नंदा भारती केस का, इसने कई सारे पुराने केसेस के जो वर्डिक्ट थे ना उन्हें ओवर रूल कर दिया। जैसे कि शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951 में भी जो शंकरी प्रसाद केस हुआ, उसमें अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट की जो पावर है उसे यहाँ पे डिफाइन किया गया था कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे ही वर्डिक्ट में इस चीज़ को खारिज किया गया और नई बात कही गई बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। देन सज्जन सिंह केस हुआ 1965 में, दैट अलाउड अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर। यहाँ पे इन दोनों ही केसेस ने पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी थी। किस चीज़ के लिए? अमेंडमेंट के लिए। पार्लियामेंट गॉट अनलिमिटेड पावर और इसी अनलिमिटेड पावर को यहाँ पे इस पूरे ही केस के अंतर्गत खारिज किया गया, ख़त्म किया गया। देन ये तो बात हो गई इस पूरे ही केस की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि केस हुआ 1978 में। अब ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या था, चलिए समझते हैं। इसकी की थीम की यदि मैं बात करूं, इट एक्सपांडेड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 21, जो कि हमें यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रदान करता है। और इस पूरे ही केस ने इस पूरे ही आर्टिकल को और ज़्यादा एक्सपांड करा और ज़्यादा डिटेल में डिफाइन किया। बेसिकली इस पूरे ही आर्टिकल के एक बोलना चाहिए अप्रोच जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रख दिया। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। इट एस्टैब्लिश दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब किसी भी प्रकार के जो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं ना लॉज के द्वारा, नियम कानूनों के द्वारा, कि आप जब कोई काम करते हैं, कोई भी लॉ जो भी
कानूनी कार्य होते हैं या किसी भी प्रकार के ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है कि पहले आप स्टेप ए करेंगे, फिर आप स्टेप बी करेंगे, फिर सी की तरफ जाएंगे, फिर डी की तरफ जाएंगे। इस प्रकार के प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई कि आप ये जो भी प्रोसीजर्स बनाने वाले हैं ना, दे मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। मतलब कि ये एकदम फेयर होने चाहिए, एकदम रीजनेबल होने चाहिए। मतलब बिल्कुल इलॉजिकल तरीके के प्रोसीजर्स आप नहीं बनाएंगे। आप जो भी प्रोसीजर बनाएंगे, जो भी नियम आप डिसाइड करेंगे, वो क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। मतलब उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। आप कुछ भी अपने मन से कार्य नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के इलॉजिकल तरीके के प्रोसीजर्स हमें यहाँ देखने को नहीं मिलने चाहिए। इट्स स्ट्रेंथन द पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्शन बियॉन्ड द अर्लियर रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे जो हमारे देश के नागरिकों की पर्सनल लिबर्टी है ना, उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और ज़्यादा मजबूत किया। बेसिकली आर्टिकल 21 को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पूरे ही केस ने डिफ़ाइन किया। उस पूरे ही केस के अंतर्गत इस बात को यहाँ पे इंश्योर किया गया कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके आर्टिकल 21 के साथ, जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को प्रोसीजर का नाम देके कि भाई ये तो कानूनी कार्रवाई है, यहाँ पे तो चीज़ें इसी प्रकार से होंगी, आप किसी भी नागरिक की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, प्रिवेसी में इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकते। ये बात यहाँ पे इंश्योर की गई। अगर आप किसी भी प्रकार से नागरिक को कोई बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का ऑर्डर प्रदान कर रहे हैं कि आपको ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, तो उसके पहले जो रीज़न है वो फेयर इनफ होना चाहिए, वो रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आपने मन से भी किसी भी सिटीज़न को कोई भी कार्य करने को बोल दिया और उसके पीछे ना कोई लॉजिक है, ना कोई सेंसेबल कारण या फिर रीज़न है, तो इस प्रकार से कार्य आप नहीं करेंगे। देन यहाँ पे इट लिंक्ड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14। अब यहाँ पे इसने ये पूरा ही जो केस रहा, इसने हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 को आर्टिकल 21 को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 से इंटरलिंक करा, मतलब कनेक्ट कर दिया। एक प्रकार से यहाँ पे बोला गया कि भारतीय नागरिकों के लिए राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी बिफोर लॉ तीनों ही क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन आता है शाह बानो केस ऑफ 1985। अभी जो शाह बानो केस था ये अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक प्रकार से कंट्रोवर्शियल केस भी हो जाता है। इस केस का ईयर था 1985। बेसिकली इट वाज फॉर मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम डिवोर्सी। की थीम की यदि मैं बात करूं, इट रेज्ड डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये जो पूरा ही केस रहा शाह बानो केस, इसने देश भर में यूसीसी को लेके, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके काफ़ी सारी जो डिबेट्स थी, जो बहसबाजी थी, उन्हें स्टार्ट कर दिया था। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा, सो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट मुस्लिम वुमेन आर इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं, मुस्लिम महिलाएं होती हैं, उन्हें डिवोर्स के बाद अपने पति, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार होता है। मतलब डिवोर्स होता है यदि, तो उसके बाद पति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि वो अपनी एक्स वाइफ को यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मेंटेनेंस है वो यहाँ पे प्रदान करे। इस प्रकार का जो रूलिंग था, इस प्रकार का जो वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ही केस के अंतर्गत प्रदान किया था और ये पूरा ही वर्डिक्ट उन्होंने सेक्शन 125 के अंतर्गत प्रदान किया था। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी किस प्रकार से हुई। दरअसल यहाँ पे जो पूरे ही ये वर्डिक्ट रहा, इट स्पार्क्ड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी लीडिंग टू द इनैक्टमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट ऑफ 1986 प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स। देखिए दरअसल यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई इस पूरे ही केस को लेके कि आगे चल के 1986 में इस पूरी ही चीज़ के लिए मुस्लिम वुमेन एक्ट जो है 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली यदि हम बात करें कि पूरी ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हमें क्यों देखने को मिली, दरअसल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पूरे ही शाह बानो केस के बारे में, सो गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। दरअसल ये जो पूरा ही शाह बानो केस था, ये मध्य प्रदेश का केस आपको देखने को मिलता है। इस केस के अंतर्गत एक 62 ईयर्स ओल्ड वुमेन थी जिनका नाम था शाह बानो। उनके पति ने उन्हें शादी के 40 ईयर्स के बाद यहाँ पे डिवोर्स जो है वो प्रदान कर दिया था। फिर इसके बाद शाह बानो ने यहाँ पे केस फाइल किया कि उन्हें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, उन्हें मेंटेनेंस चाहिए अपने हस्बैंड से। अब ये मेंटेनेंस जो है इन्हें प्रदान किया गया था। जो यूसीसी होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान रूल्स होना, समान लॉज जो हैं वो बनाए जाना। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैरिज हुआ,
डिवोर्स हुआ, इस प्रकार के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं यूसीसी के अंतर्गत, कि यहाँ पे इन टॉपिक्स के अंतर्गत जो भी लॉज होंगे, जो भी नियम कानून होंगे, वो किसी भी धर्म के लोगों के लिए, बेसिकली सभी धर्म के लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, या फिर कोई और कम्युनिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, सभी के लिए सेम रूल्स जो हैं वो होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यूसीसी के ऊपर जोर डालते हुए कहा कि यूसीसी जो है इन कुछ मैटर्स में हमें यहाँ पे लागू कराना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे देश भर के कुछ धार्मिक जो ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस जो ग्रुप्स होते हैं, उन्हें इस चीज़ से काफ़ी समस्या हुई कि अगर ये यूसीसी लागू होता है तो इससे जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, हमारी रिलीजियस फ्रीडम जो है यहाँ पे भंग हो जाएगी बेसिकली। तो इस चीज़ के कारण वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें विरोध जो है, विरोध प्रदर्शन यूसीसी के अगेंस्ट में देखने को मिला, जिसके बाद गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर आके यहाँ पे 1986 में एक नया यहाँ पे एक्ट लाया जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो मुस्लिम वुमेन्स थी उन्हें कुछ स्पेशल अधिकार जो थे इस पूरे ही एक्ट के अंतर्गत प्रदान किए गए कि अगर मुस्लिम वुमेन्स को यहाँ पे डिवोर्स दे दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में उनके क्या अधिकार होने वाले हैं, उनके अधिकारों का किस प्रकार से प्रोटेक्शन होगा, इस पूरी ही चीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया था। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे शाहबानो केस की, जो कि 1985 में रहा। देन है इंदिरा स्वानी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब ये जो केस रहा ये यहाँ पे हमें 1992 में देखने को मिला। इसकी जो की थीम थी, इट डिफाइंड रिजर्वेशन पॉलिसीज़। इस पूरे ही केस ने यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन किया। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो वर्डिक्ट रहा उसके अंतर्गत ये बातें देखने को मिली दैट सेट अ 50% लिमिट ऑन टोटल रिजर्वेशन। मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज, एफ्लुएंट सेक्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट्स। बेसिकली यहाँ पे ओबीसीज की जो कैटेगरी हुआ करते थे, यहाँ पे इस ग्रुप को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया। एक तो थी क्रीमी लेयर वाली और दूसरी थी नॉन क्रीमी। अब ये क्रीमी और नॉन क्रीमी क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्रीमी की बात यदि मैं करूँ, क्रीमी लेयर्स में वो लोग आने वाले हैं जिनकी एनुअल इनकम जो होती है 8 लाख रुपीज़ से ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो क्रीमी लेयर में आने वाले लोग होंगे, इन्हें किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का जो फ़ायदा होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी आप अगर एनुअल इनकम देखें ऑलरेडी 8 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, और जो रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए यहाँ पे प्रदान किया जाता है बेसिकली, कि भाई जिन लोगों को सच में ज़रूरत है इस पूरे ही फ़ायदे की, यहाँ पे पूरी ही एजुकेशन की फील्ड में फाइनेंशियली जो लोग कमज़ोर हैं या फिर इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं, या फिर जो लोग हैं यहाँ पे जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग एक्चुअली यहाँ पे डेवलप्ड नहीं है, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। अब जो लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इतने ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं, 8 लाख रुपीज़ उनकी पर एनम जो है यहाँ पे इनकम हमें देखने को मिल जाती है, तो उन लोगों को इस पूरे ही रिजर्वेशन के कंसेप्ट से बाहर रखा गया। और ओबीसी के अंतर्गत जिन लोगों की सैलरी, जिन लोगों की इनकम बेसिकली हमें 8 लाख से ज़्यादा देखने को मिली, उन्हें इस पूरे रिजर्वेशन के कंसेप्ट से बाहर रखा गया और उस पूरे ही ग्रुप ऑफ पीपल को क्रीमी लेयर के नाम से जाना गया। देन आते हैं हम यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर पे। नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो लोग आएंगे जिनकी एनुअल इनकम हमें, यानी कि सालाना जो इनकी इनकम होती है वो हमें 8 लाख रुपीज़ से कम देखने को मिलेगी। तो अब ऐसे जो ओबीसी के ग्रुप ऑफ पीपल होंगे उन्हें यहाँ पे इस रिजर्वेशन का और सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा ही वर्डिक्ट था इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, इट वॉज दैट इट अलाउड SC एंड ST रिजर्वेशन इन प्रमोशंस लेटर मॉडिफाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हालांकि इसने इस पूरे ही वर्डिक्ट में SC और ST का जो रिजर्वेशन था उसे भी यहाँ पे अलाउ किया गया। हालांकि आगे चल के इस पूरी चीज़ को मॉडिफाई किया गया कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा। देन हमारा नेक्स्ट केस हो जाता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1997 में आया। अब ये जो केस रहा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस हो जाता है, बिकॉज इट लीगलाइज सेक्शुअल हैरेसमेंट गाइडलाइंस एट द वर्क प्लेस पे, यानी कि जो भी काम करने की जगहें होती हैं, ऑफिस होते हैं या कोई भी वर्क प्लेस होता है महिलाओं का, उस जगह पे महिलाओं के साथ जो सेक्शुअल हैरेसमेंट होते हैं उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं, बेसिकली उनके अगेंस्ट जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, उन सभी गाइडलाइंस को इस केस के बाद लीगलाइज कर दिया गया। अब किस प्रकार से चीज़ें हुई चलिए देखते हैं।
इस पूरे ही केस के अंतर्गत जो वर्डिक्ट रहा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़, किस प्रकार की जो हरकतें होंगी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत मानी जाएंगी, एंड डायरेक्टेड ऑल एम्प्लॉयर्स टू सेट अप अ ग्रीवेंस मैकेनिज्म। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जितने भी लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या फिर कंपनीज़ को रन करते हैं, उन्हें इस चीज़ को इंश्योर करने को कहा गया कि आपका जो भी ऑफिस है, जो भी वर्क प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो रखा जाए महिलाओं के लिए, ताकि वो यहाँ पे बेफिक्र होकर शांतिपूर्ण अपने कार्य को कंप्लीट कर सकें। इट यूज इंटरनेशनल ट्रीटीज़ CEDAW फॉर इंटरप्रिटेशन even though India had not incorporated them into municipal law। अब यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी है CEDAW, इसको भी इस्तेमाल किया इस पूरी ही चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए। It led to the enactment of POSH Act 2013 to prevent workplace harassment। अब इस पूरे ही केस के कारण आगे चल के सन 2013 में हमारे देश में एक POSH एक्ट आता है, जो कि इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वर्क प्लेस जो हैरेसमेंट है उसमें रोक लगाई जा सके, उस पूरे ही वर्क प्लेस हैरेसमेंट को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। महिलाओं के अगेंस्ट में वर्क प्लेस पे जो काम करने की उनकी जगहें होती हैं, वहाँ पे कई प्रकार के मेंटल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, अलग अलग प्रकार से उन्हें परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे इस पूरे ही पॉश एक्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, ये भी इसीलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये जो महिला थी, इनके साथ इनके वर्क प्लेस पे मिसबिहेवियर जो है वो परफॉर्म किया गया था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे केस फाइल किया, जो कि आगे चल के हमारे देश के मोस्ट पॉपुलर केसेस में से एक बना। देन है अरुणा शानबाग केस, जो कि 2011 में आया। अब ये जो अरुणा शाहबाग केस था, ये क्या था चलिए समझते हैं। इट लीगलाइज्ड पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है चलिए समझते हैं। बेसिकली इट अलाउड द विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट फॉर टर्मिनली इल पेशेंट अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। यहाँ पे जो जैसे वेंटिलेटर वगैरह पे रखा जाता है कई पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स का जो लाइफ सपोर्ट होता है उसे यहाँ पे विलिंगली हटाने की बात की गई अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो पेशेंट होता है काफ़ी तकलीफ़ में होता है और उसके ठीक होने के चांसेस बिल्कुल 0 या 0.1% कुछ नज़र आते हैं, लेकिन सर्वाइवल के रेट्स काफ़ी कम, काफ़ी लो हमें देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन में यदि उस पेशेंट के परिवार वाले चाहें या फिर वो पेशेंट खुद चाहे तो अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इस चीज़ की ऑफिशियल यहाँ पे लीगल परमिशन जो है इस केस के अंतर्गत हमें देखने को मिली। लेटर लेड टू रिकॉग्निशन ऑफ लिविंग विल्स, मतलब पेशेंट कैन प्री ऑथोराइज एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। आगे चल के यहाँ पे लिविंग विल जो है इसे रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके अंतर्गत पेशेंट जो हैं, जो भी बीमार मरीज़ होते हैं, वो यहाँ पे पहले से चूज़ कर सकते हैं एंड ऑफ लाइफ डिसीजन के बारे में। मतलब अपने जीवन को ख़त्म करने का जो एक डिसीजन होता है कि भाई कोई काफ़ी सीरियस बीमारी से गुजर रहा है, जिस बीमारी से उनके ठीक होने की चांसेस नहीं है, और अगर वो लाइफ सपोर्ट पे भी हैं तो उस लाइफ सपोर्ट पे भी वो काफ़ी दर्द में हैं, उस दर्द को वो ऑलरेडी सहन नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं, तो यदि वो चाहें तो खुद से उस लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ करा सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी लाइफ को, उनके जीवन को किस प्रकार से एंड किया जाएगा। तो इस पूरे ही केस के अंतर्गत ये जो एक पूरा ही प्रोसेस था इसे लीगलाइज किया गया। अब देखिए लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। अब ये जो केस रहा, इट डिस्क्वालीफाइड कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस। 2013 में ये जो केस आया, इसने इंडिया की जो पॉलिटिक्स बेसिकली राजनीतिक सिनारियोज जो थे उन्हें कुछ हद तक अफेक्ट किया था, बदल के रखा था। किस प्रकार से चलिए देखते हैं। इट ओवरटर्न सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो था उसका जो सेक्शन 8 था उसे यहाँ पे ओवरटर्न करके रख दिया गया, विच अलाउड कन्विक्टेड MPs और MLA टू रिमेन इन ऑफिस वाइल अपीलिंग देयर कन्विक्शन। यदि किसी भी MP या फिर MLA के ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई भी कन्विक्शन का ऑफेंस लगाया गया है, उस कंडीशन में भी उनका जो ऑफिस था, उनकी जो पोस्ट थी वो उनसे नहीं छीनी जाती थी। उन्हें यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता था कि ठीक है आपका केस चल रहा है, उसके बावजूद आप अपने ऑफिस को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ऑफिशियली आप MP या MLA की जो पोस्ट है उसे बरकरार रख सकते हैं और MP और MLA बने रह सकते हैं। लेकिन इट इंश्योर्ड इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन।
लेकिन जब ये केस आया, इसने इस बात को इंश्योर किया कि जैसे ही किसी भी एमपी या एमएलए के ऊपर किसी भी प्रकार का कन्विक्शन लगाया जाता है, किसी भी प्रकार के केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, उस कंडीशन में उनका इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन जो है पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि यदि किसी भी प्रकार से कोई भी एमपी या फिर एमएलए कोर्ट के द्वारा दोषी पाया जाता है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, कोई भी क्राइम उन्होंने कमिट किया है और उस कंडीशन में उन्हें यहाँ पे क्रिमिनल जो है माना जाता है, कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे वर्डिक्ट प्रदान कर दिया है कि वो एमपी या फिर एमएलए इस चीज़ के गुनहगार हैं, दोषी हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन है उसे किया जाना चाहिए। मतलब उनकी जो पोस्ट है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हो या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, उस पोस्ट को उनसे तुरंत यहाँ पे छीन लेना चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर किया गया इस पूरे ही केस के द्वारा। देन है हमारा नेक्स्ट केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। अब ये केस क्या था, चलिए देखते हैं। इसकी की थीम की यदि मैं बात करूँ, इट डिक्लेयर्ड राइट टू प्रिवेसी एज द फंडामेंटल राइट। अब जो राइट टू प्रिवेसी होता है, इसे एज अ फंडामेंटल राइट इस पूरे ही केस के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया कि भाई जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास प्रिवेसी का भी अधिकार है एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब ये हमारा मौलिक कर्तव्य बना दिया गया इस पूरे ही केस के बाद। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। इट प्रोटेक्टेड सिटीजन्स अगेंस्ट अनवारंटेड सर्वेलेंस एंड डाटा मिसयूज़। इस पूरे ही केस ने हमारे देश के जो नागरिक होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के, गिव मी अ सेकेंड प्लीज़, बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया इस पूरे ही केस के अंतर्गत कि कोई कभी भी किसी भी प्रकार से यदि अनवारंटेड सर्वेलेंस, मतलब हमारी मर्ज़ी के बिना, हमारी इजाज़त के बिना यहाँ पे हमारे ऊपर नज़र रखता है, हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखता है, तो ये एक तरीके से गलत होता है। एक प्रकार से इस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन जो है प्रदान की जाती है। इस पूरी ही चीज़ को यहाँ पे इलीगल जो है घोषित किया गया। साथ ही साथ हमारे किसी भी प्रकार के डाटा, हमारी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल करने पे रोकथाम जो है लगाई गई। इस पूरे ही केस के अंतर्गत एक और चीज़ को यहाँ पे इंश्योर किया गया, दैट इट established privacy safeguards in government policies including the आधार केस। इस पूरे ही केस के अंतर्गत हमारी जो प्रिवेसी होती है किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत, उस प्रिवेसी को भी सेफ गार्ड प्रदान करने की बात की गई, चाहे वो आधार केस ही क्यों ना हो। तो ये तो बात हो गई इस पूरे ही केस के अंदर। अब जो नेक्स्ट केस होने वाला है वो है एसआर बोम्मई वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1994 में अकर हुआ। अब ये जो केस है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने हमारे भारत के संविधान के काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हमें देखने को मिलने वाला है, आर्टिकल नंबर 156 के अंतर्गत, उसमें जो राष्ट्रपति की पावर थी, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थी, उसे एक तरीके से लिमिट कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। क्योंकि इस समय ये वो टाइम पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का या फिर इंडियन पॉलिटिक्स का जिस समय कुछ बहुत सारी चीज़ों पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उन्हें डिसमिस करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है इम्पोज कर दिया जाता था काफ़ी आसानी से। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई गई और इस आवाज़ को उठाने के बाद यहाँ पे जब ये पूरा ही केस हुआ, एसआर बोम्मई जो थे बेसिकली एक काफ़ी फेमस पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट थी, उनके अगेंस्ट में ये केस फाइल किया था 1994 में, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जब वर्डिक्ट आया तो उस पूरे ही वर्डिक्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो पावर थी ना किसी भी राज्य की सरकार को डिसमिस करने की, उसे कम किया गया। सॉरी 156 बोल दिया मैंने, 356, आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक एवरीवन। सो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आई एम सो सॉरी। सो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये पूरी ही बात यहाँ पे आपसे कही गई, दैट आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जो कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है, कैन नॉट बी मिस यूज फॉर पॉलिटिकल मोटिव। यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक फ़ायदों के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए आर्टिकल 356 का आप मिस यूज़ नहीं कर सकते, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। असर्टेड दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस डिसमिसिंग अ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे इस चीज़ को कहा गया कि जब भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सरकार को डिसमिस करेंगे तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना उस फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो सरकार को डिसमिस किया जा रहा है वो सही कारणों की वजह से है या फिर किसी प्रकार के पॉलिटिकल मोटिव को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है। मतलब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए तो ये पूरा कदम नहीं उठाया जा रहा। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को रिव्यू कर सकता है, इस पूरी ही चीज़ की जांच पड़ताल कर सकता है। तो इस पूरे ही वर्डिक्ट ने जो हमारे राष्ट्रपति हैं
प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी इस शक्ति को कुछ हद तक लिमिट करके रख दिया, कम करके रख दिया। चलिए, जो नेक्स्ट केस है वो है MC मेहता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1987 में हमें देखने को मिला। अब मैं अगर बात करूं इस पूरे ही केस के इशू की, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात की गई, मतलब पर्यावरण संरक्षण और हमारे बीइंग अ सिटीजन, हमारा जो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, मतलब एक स्वच्छ पर्यावरण, एक हेल्दी पर्यावरण को प्राप्त करने का जो हमारा अधिकार होता है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाई गई थी। की थीम की यदि मैं बात करूं, इट इस्टेब्लिश इन्वायरमेंटल लॉ प्रिंसिपल, इसने पर्यावरण लॉ जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। इट लेड टू कंट्रोल मेजर्स एंड अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल हार्म। इस पूरे ही केस के बाद जो वर्डिक्ट आया उसने यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काफ़ी यहाँ पे लेड टू पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजर्स जो हैं उनका स्टैब्लिशमेंट किया, साथ ही साथ एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल हार्म, जो पर्यावरण को नुकसान हम पहुंचा रहे हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने की यहाँ पे बात की गई कि भाई हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं ऑफकोर्स, बट हमें उन्हें इसी लिमिट तक करना चाहिए कि हम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि कई सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स हुए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हुई, फैक्ट्रीज़ हुई, और भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हमें अपनी देखने को मिल जाती हैं जिसके कारण हम यहाँ पे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया गया, बेसिकली पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ हम अपनी स्वयं की हेल्थ को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इट स्ट्रेंथन्ड सिटीजन्स राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर। यहाँ पे ये बात भी रखी गई सामने कि भारत में रहने वाले हर सिटीजन, हर नागरिक का ये अधिकार है कि उन्हें स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी भी मिले। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को इस हद तक कंट्रोल रखिए कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनका ये जो अधिकार है ना स्वच्छ एयर और स्वच्छ पानी का, वो कहीं भी यहाँ पे हार्म ना हो, उस पूरे ही अधिकार को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इट प्लेड अ रोल इन क्रिएटिंग ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एंड इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। इस पूरे ही केस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारे देश में ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उन ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को क्रिएट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए इस पूरे ही केस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए भी कई सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट किया गया, लिमिट किया गया यहाँ पे पॉल्यूशन को, कि आप जो है पॉल्यूशन एक लिमिट में रह के करेंगे। इसके बाद जो आपका कार्बन एमिशन होता है, इस प्रकार की कई सारी यहाँ पे जो पॉलिसीज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे लाई गई, नॉट पॉलिसीज़ बट रूल्स, जो कि नियम कानून होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, उन्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया इस पूरे ही केस के बाद। तो नेक्स्ट केस है हमारा ओल्गा टेलिस वर्सेस द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये पूरा ही केस 1985 में आता है। इसकी की थीम की यदि मैं बात करूं, इट रिकॉग्नाइज राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। साथ ही साथ इस पूरे ही केस के अंतर्गत ये जो आर्टिकल 21 था, इसे थोड़ा और एक्सपांड किया गया, थोड़ा और बढ़ाया गया, और इससे हमें पता चला कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो है ना, हमारे देश के नागरिकों को राइट टू लाइवलीहुड का भी अधिकार जो है प्रदान करता है। आगे क्या हुआ इस केस में, चलिए देखते हैं। It prevented forced eviction of pavement dwellers without proper rehabilitation, asserted that livelihood is linked to the right to life and cannot be arbitrarily taken away. दरअसल इस पूरे ही केस के अंतर्गत इस बात को इंश्योर किया गया कि सरकार जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट जो वर्क होता है उसे यहाँ पे इंश्योर करने के लिए फुटपाथ पे रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें तब तक उनकी जगह से नहीं हटा सकती जब तक कि उनके रहने का कोई सही इंतज़ाम नहीं हो जाता। हमारे देश में रोड के आसपास कई सारे लोग जो होते हैं स्टे करते हुए हमें नज़र आते हैं, और इन जगहों से कई बार उन्हें हटा दिया जाता है, या फिर कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो फुटपाथ होते हैं यहाँ पे कई सारे रोड साइड हमें ठेले देखने को मिल जाते हैं, छोटी मोटी शॉप्स देखने को मिल जाती हैं, जिन शॉप्स या फिर ठेलों की मदद से लोग अपना लाइवलीहुड जो है, अपना जो एक प्रकार से पैसा जो है उसे अर्न करते हैं। लेकिन सरकार कई बार इन लोगों को इस जगहों से हटा देती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इंश्योर किया गया कि जब भी सरकार इन लोगों को इस जगह से हटाएगी तो उसके लिए सरकार को इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि उन्हें वो किसी दूसरी जगह पे सही प्रकार से रहने की जगह जो है वो प्रदान करें।
साथ ही साथ यहाँ पे इस चीज़ को भी इंश्योर किया गया कि जो लाइवलीहुड होता है ना, जो हमारा पैसे अर्न करने का वे होता है, बेसिकली पैसे कमाने का तरीका होता है, वो भी हमारे राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। मतलब हमारा जो जीवन जीने का अधिकार है वो इस चीज़ से कनेक्ट करता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जीने के लिए पैसे अर्न कर रहे हैं। तो मतलब हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसे आप आसानी से इस प्रकार से नहीं छीन सकते। इस चीज़ को भी यहाँ इस केस के अंतर्गत साफ किया गया कि सरकार किसी भी इंसान का, किसी भी सिटीज़न, किसी भी नागरिक का जो एक प्रकार से सोर्स ऑफ अर्निंग मनी है, लाइवलीहुड है, उसे किसी भी प्रकार से नहीं छीन सकते, क्योंकि ये भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही आता है। और इस प्रकार से आप किसी भी इंसान के राइट टू लाइफ को, यानी कि जो लाइवलीहुड है, उसे इस प्रकार से नहीं छीन सकते। देन है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2014 में आया, 2014 में। अब इसके की थीम की यदि मैं बात करूं, इट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर राइट्स। इस पूरे ही केस के अंतर्गत जो ट्रांसजेंडर राइट्स होते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर्स के जो अधिकारों की बात की जाती है, उसे सामने रखा गया। और इसके बाद हमारे देश में ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग जो नियम थे उसमें कई सारे बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। बेसिकली इट डिक्लेयर्ड ट्रांसजेंडर पीपल एज थर्ड जेंडर अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21। यहाँ पे कहा गया कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो हमारे देश के थर्ड जेंडर है। मतलब इसके पहले सिर्फ हमें मेल और फीमेल जेंडर हमें अपने देश में प्रिवेलिंग देखने को मिलते थे, लेकिन इस पूरे ही केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसमें हमें तीसरे जेंडर के लिए भी जगह बनाई गई हमारे देश में, जो कि थे ट्रांसजेंडर पीपल। अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत? आर्टिकल 14, 15 एंड 21। इट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वल सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे ये भी कहा गया सरकार को कि आपको इस बात को इंश्योर करना है कि ये जो हमारा थर्ड जेंडर है, कम्युनिटी है, इन्हें बराबर यानी कि इक्वल सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान की जाए। मतलब समाज में किसी भी प्रकार से इन्हें समाज से बाहर ना रखा जाए। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक, मतलब जो जॉब वगैरह होती हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं, पब्लिक जॉब्स वगैरह होती हैं, उसमें यहाँ पे उन्हें बराबर से हिस्सा दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रदान की जाए। नेक्स्ट केस आता है A.K. गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस आया था 1950 में। की थीम की यदि मैं बात कर लूँ, अर्ली इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। अब देखिए हमने बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया है जो कि आर्टिकल 21 से संबंध रखते हैं, जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 आपके यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप आर्टिकल 21 के जो प्रोविजंस हैं या फिर आर्टिकल 21 से रिगार्डिंग जो भी केसेस हैं उन्हें काफ़ी ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि इस आर्टिकल से रिलेटेड एक ना एक केस तो आपसे ज़रूर पूछा जाए। देन initially ruled that personal liberty could be restricted solely based on procedure established by law। यहाँ पे इनिशियली इस बात को कहा गया कि जो इंसान की, जो नागरिकों की पर्सनल लिबर्टी है ना, इसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कुछ हद तक। यहाँ पे हमारी पर्सनल लिबर्टी में रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाई जा सकती हैं, किस बेसिस पे? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब यहाँ पे लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीजर्स जो हैं इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उन प्रोसीजर्स के अंतर्गत हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है उसमें दखलंदाजी की जा सकती है। लेकिन जब मेनका गांधी केस आया तो इस वर्डिक्ट को यहाँ पे खारिज कर दिया गया। इट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ओवर डिटेंशंस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब ये जो पूरा ही केस रहा, इस पूरे ही वर्डिक्ट ने यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू होता है किस चीज़ के अंतर्गत? डिटेंशंस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, इस पूरे ही जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे लिमिटेड करके रख दिया। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो हमारी सरकार होती है उनके पास ये अधिकार होता है कि यदि उन्हें किसी भी पर्सन पे, किसी भी नागरिक पे शक है कि ये नागरिक या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन आगे जाके किसी भी प्रकार का डेंजर साबित हो सकता है, किसी भी प्रकार का खतरा जो है हमारे देश को कॉज कर सकता है, सोसाइटी को कॉज कर सकता है, तो वो उसे उस क्राइम को कमिट करने के पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो पूरी ही सिचुएशन होती है ना, इसमें जो हमारे कोर्ट होते हैं उनके जुडिशियल रिव्यू को काफ़ी कम कर दिया जाता है। मतलब इस समय हमारे जो कोर्ट होते हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने इस पर्टिकुलर एंटिटी को किस बेसिस पे यहाँ पे अरेस्ट किया है, क्यों आप इसके ऊपर शक कर रहे हैं। यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू होता है हमारे कोर्ट का काफ़ी कम हो जाता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे लिमिट कर दिया गया कि भाई यदि सरकार को लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति
कोई भी पर्सन आगे चल के हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए किसी भी प्रकार का खतरा बन सकता है, किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी में नज़र आ सकता है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर सिटीज़न को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकता और सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने इस पर्टिकुलर सिटीज़न को किस बेसिस पे या फिर क्यों अरेस्ट किया है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर कही गई। फिर है बेरीबेरी यूनियन केस 1960। अब ये जो बेरीबेरी यूनियन केस हो जाता है, दरअसल यहाँ पे पूरा ही इसका इशू ये था कि यहाँ पे एक इंडियन टेरिटरी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा ही केस सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक डिस्कस किया गया। दरअसल जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो आज का बांग्लादेश हमें देखने को मिलता है, उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था। और उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान एंड हमारे इंडिया के बीच में, मतलब जो बंगाल वाला रीजन है, बेसिकली वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जिसे हम पार्टीशन के पहले जानते थे, यहाँ पे एक हिस्सा हुआ करता था, एक टेरिटरी हुई करती थी, जिसका नाम है यहाँ पे बेरीबेरी यूनियन। अब ये जो बेरीबेरी यूनियन का लैंड है, इसे बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही क्लेम करते थे कि ये जो ज़मीन है ये हमारे अंतर्गत आती है। तो क्या हुआ, इसके बाद 1960s के टाइम पे बेसिकली हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, द देन प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू, उन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया और ये जो बेरीबेरी यूनियन था पाकिस्तान को सौंप दिया। अब जब उन्होंने पाकिस्तान को ये पूरा ही बेरीबेरी यूनियन सौंपा, यानी कि जो बांग्लादेश में चला गया बेसिकली, तो इसके बाद देश भर में इस चीज़ को लेके काफ़ी विरोध हुए कि सरकार ऐसे कैसे हमारे देश की किसी ज़मीन को, किसी भी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है बाय अ सिंपल अग्रीमेंट। साधारण सा अग्रीमेंट आपने साइन किया और हमारे देश की टेरिटरी को किसी दूसरे देश को दे दिया। ये तो गलत बात है। अगर आपको हमारी टेरिटरी किसी और को देनी है या फिर किसी प्रकार का विभाजन करना है, तो उसके लिए तो आपको पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन करना चाहिए ना बिल का। पार्लियामेंट में आप बिल पेश कीजिए, पार्लियामेंट में यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इतने सारे, उनसे उनकी राय जानिए, डिस्कशंस कीजिए, उसके बाद यदि मेजॉरिटी इस चीज़ के सपोर्ट में है तब आप यहाँ पे इस तरीके के अग्रीमेंट साइन कीजिए। एक साधारण से अग्रीमेंट को साइन करके आप अपने देश की किसी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को कैसे सौंप सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा ही केस डिस्कस हुआ था, जिसे हम बेरीबेरी यूनियन केस 1960 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जजमेंट क्या आया, चलिए देखते हैं। बेसिकली सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे जो जजमेंट आया वो कुछ इस प्रकार से आया। द SC यानी सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द टेरिटरी ट्रांसफर्ड रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको किसी भी टेरिटरी को ट्रांसफ़र करना है ना किसी दूसरे देश को, तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एज इट इन्वॉल्व ऑल्टरिंग इंडियाज़ बाउंड्री, क्योंकि ऐसा करने से आप इंडिया की जो भी बाउंड्री है उसे ऑल्टर कर रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके बिना आप इस प्रकार से कैसे भी कभी भी किसी भी दूसरे देश को, हमारे देश की कोई भी टेरिटरी, भले वो छोटा सा लैंड एरिया हो, छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो, आप ऐसे उसे किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। देन आता है गोलकनाथ केस ऑफ 1967। अब ये जो गोलकनाथ केस रहा 1967 का, इसने यहाँ पे इशू ये निकल के आया दैट वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स और नॉट। मतलब कि क्या हमारा पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स में बदलाव ला सकता है या फिर नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या जजमेंट निकल के आया। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इंश्योरिंग देयर प्रोटेक्शन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कहा कि हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, उसे पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकते। मतलब पार्लियामेंट किसी भी प्रकार के बदलाव हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं ला सकते, ताकि हमारे जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सही प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड की जा सके। अब ये बात तो हो गई यहाँ पे गोलकनाथ केस की। चलिए डिस्कस करते हैं मिनर्वा मिल केस, जो कि 1980 में आता है, 1980s में आता है। इसके मैं यदि इशू की बात करूं कि भाई क्या इशू था, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो पूरा ही केस रहा, यहाँ पे जो मेन इशू था वो ये था कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में जो एक बैलेंस है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जजमेंट ये निकला कि द सुप्रीम कोर्ट सेड that parliament cannot destroy the constitution's basic structure ensuring a balance between rights and governance। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो हमारा पार्लियामेंट है
वो किसी भी प्रकार से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बेकार नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। किस प्रकार से? आप हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके बाद इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, इनके और हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है, बेसिकली जो डीपीएसपी होते हैं, यहाँ पे गवर्नेंस को लेके ही बातें काफ़ी अच्छी अच्छी कही जाती हैं। हालांकि ये नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं, बट स्टिल तो इन दोनों के ही बीच में एक सही प्रकार का जो बैलेंस है वो बना रहे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। देन है ट्रिपल तलाक केस, जो कि 2017 में आया। अब भाई जब ये केस आया ना, ये अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल केस रहा और पूरी दुनिया भर तो नहीं, बट हाँ पूरे देश भर में ना इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा, हम बोलना चाहिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा था ये केस। ये पूरा ही केस जो था, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ हेडलाइंस बनी, काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को लेके हमें बोलना चाहिए विरोध प्रदर्शन भी कई जगह पे देखने को मिला। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ना एक प्रकार से जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी उन्हें भी मतलब वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी, क्योंकि जो इस्लाम है उसमें इस चीज़ को माना जाता था कि यदि पति अपनी वाइफ को 3 बार ये तलाक बोल दे 3 बार, तो यहाँ पे उनका डिवोर्स हो जाता है। तो इसके कारण जो मुस्लिम महिलाएं होती थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इसे यहाँ पे चैलेंज किया गया कि भाई संविधान में तो ऐसा कोई कानून लिखा ही नहीं है, संविधान में तो ये बात कहीं नहीं लिखी है, तो फिर महिलाओं को इस प्रकार से ये 3 बार तलाक बोल के प्रताड़ित क्यों किया जाता है। देन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट। मतलब कि अभी जो ट्रिपल तलाक था इसे यहाँ पे खारिज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि अब 2017 के बाद से 3 बार तलाक बोलने पे आपका तलाक यहाँ पे मान्य नहीं होगा। आप कभी भी गुस्से में अगर 3 बार तलाक बोल दे रहे हैं तो बेचारी मुस्लिम महिला की पूरी ज़िंदगी जो है वो बेकार हो जा रही है, काफ़ी समस्याएं इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें यहाँ पे हो रही थी उसे यहाँ पे इस पूरे ही केस के अंतर्गत रोक लगाई गई। देन है सबरीमाला केस 2018 में भी एक और फेमस केस आया जो कि है सबरीमाला केस। इस केस के अंतर्गत बेसिकली जो सबरीमाला टेम्पल हमें साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस टेम्पल देखने को मिलता है। इस मंदिर में, इस टेम्पल में महिलाओं की जो एंट्री थी, वुमेन्स एंट्री, इसे कम्प्लीटली रोक लगाई गई थी। महिलाएं इस मंदिर के अंतर्गत एंट्री नहीं कर सकती थीं। जिसके बाद जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो कुछ इस प्रकार का था, दैट वुमेन ऑफ ऑल एज कैन एंटर द टेम्पल री इन्फोर्सिंग जेंडर इक्वालिटी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला सभी उम्र की महिलाएं, चाहे 12 साल की हो चाहे 82 साल की, वो इस मंदिर के अंतर्गत जो है एंटर कर सकती हैं। और इस पूरे ही वर्डिक्ट ने जेंडर इक्वालिटी को शो किया कि हमारे देश में जो जेंडर इक्वालिटी है उसे यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। ये जो पूरा ही केस जब रहा था ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल केस रहा, काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन इस केस के अंतर्गत हमें देखने को मिला था, बट जो फैसला आया वो वुमेंस के सपोर्ट में यहाँ पे आया था। देन आता हिजाब बैन केस 2022। देन आया 2022 में एक और केस जिसके अंतर्गत ये पूरा ही जो केस था इसका नाम हिजाब बैन केस पड़ा। और इसका जो इशू था बैन ऑन हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो पूरा ही इशू था ना वो ये था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे ये जो हिजाब होता है उसे पहन के जाने पे रोक लगाने की बात की गई थी। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उनका जजमेंट कुछ इस प्रकार से रहा, दैट द ड्रेस कोड्स इन इंस्टीट्यूशन डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे कहा गया कि जब आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ का जो भी ड्रेस कोड होता है, ऑफकोर्स हम जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमें ड्रेस देखने को मिलती है। यूजुअली कईयों बार यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में भी कुछ पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप उस पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ड्रेस कोड फॉलो करते हैं ना, वहाँ की ड्रेस को वेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका कोई भी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है अफेक्ट नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का कहना था कि हमें हिजाब पहनने से रोके जाने पे हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो अफेक्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कहा कि जो ड्रेस कोड होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, उससे आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट नहीं होता, आपके मौलिक अधिकार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है।
क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का कुछ ऐसा कहना था कि यदि हमें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है तो ये हमारे मौलिक अधिकार का एक प्रकार से हनन हो रहा है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया कि यदि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं तो इससे आपका फंडामेंटल राइट कहीं से भी अफेक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई लिखाई वाली जगह होती है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह होता है, वहाँ पे हिजाब को बैन किया गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के जो इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट्स थे, इम्पॉर्टेंट केसेस थे यूपीएससी के रिगार्डिंग, वो सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया लर्न किया, और अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है, कुछ नया समझा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ नया सीख सकें, समझ सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप इंडियन पॉलिटी का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें और हम सब साथ में मिलकर इंडियन पॉलिटी को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में समझ सकें, पढ़ सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी स्मूथ चल रही होगी। यू ऑल आर डूइंग वेल and you all are doing great in your lives. Apart from that, you all are healthy and you all are happy as well. So I wish you all the best for your upcoming examination. And at last I would like to say just one thing, that I'm so grateful to you all that you watched this video till end. Thank you. Thanks for watching. Thank you.